कहानी। एक फौजी की प्यार भरी प्रेम कहानी। कहाँ हो भाग्यवती, जल्दी करो। समीर गाड़ी निकालकर साफ कर लें। देख उमेश तैयार हुआ या नहीं। जी आई, आपको तो कोई काम करने नहीं होते, मुझे तो सब देखना पड़ता है। हेडमास्टर जी रिटायर हो गए पर अभी तक हेडगिरी नहीं गई। दूध फ्रिज में ठंडा करके रखना, बर्तन साफ करना, रास्ते के लिए कुछ नाश्ता रखना, खुद भी अच्छे से तैयार होना। आखिर अपने उमेश के लिए लड़की देखने जो जा रही हूँ। हाँ, तुम्ही को तो देखेंगे सब वहाँ। सुनो, वो गाजरी रंग की साड़ी पहनना, उसमें बहुत सुंदर लगती हूँ। हाँ, पता है, आपकी पसंदीदा साड़ी में से एक है वो, पर उसमें प्रास बहुत मुश्किल से होती हैं। हम लेट भी हो रहे हैं, कोई और पहन लूं। लाओ, मैं करे देता हूँ प्रास। अपने कपड़े कर ही रहा हूँ, जब तक तुम अपने बाकी काम निपटा लो। ठीक है जी, मैं कपड़े डाल आती हूँ सुखाने को। वैसे भी बारिश का मौसम है, कब मेघ आ जाए पता नहीं। पापा, प्रेस करने से पहले बालों में ये गार्नियर कलर तो लगा लीजिए, नहीं तो पूरे रास्ते दुखी होंगे जैसे तब हुए थे जब हम सुनीता बुआ के यहाँ गए थे। लाइए मैं लगा देता हूँ। बड़ा बेटा उमेश नरेश जी से बोला। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब तो लगता है कि सच में बूढ़ा हो गया मैं। भैया के लिए हमारी भाभी पसंद करने जा रहे हैं। रिटायर हुए 2 साल हो गए आपको पापा, अब तो खुद को बूढ़ा मान लीजिए। छोटा बेटा समीर बोला। हाँ हाँ, तू मेरी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये बता, तूने गाड़ी साफ करके बाहर लगाई कि नहीं। कब की लग गई, बस आप लोगों का ही इंतजार कर रही हैं। अपनी माँ से पूछकर आ और कितना टाइम लगाएगी। ये ले, उसकी साड़ी प्रेस हो गई, बोल दे अब तैयार हो जाए। जी पापा, आप भी तो हीरो बन जाइए। सब लोग निर्धारित समय पर तैयार हो गए। देखिए जी, हमारा परिवार कहीं जाता है तो कितना सुंदर लगता है। घर में तो सब बंदर बने रहते हैं। वीना जी हंसते हुए बोली। हाँ हाँ, सही कहा माँ, सारा सामान रख लो गाड़ी में। पापा, ताऊजी को तो फोन कर लो, वो भी तो चल रहे हैं। समीर बोला। तेरे ताऊजी समय से पहले तैयार मिलते हैं, उल्टा हमसे ही कहेंगे कि तुम लोग लेट हो गए। नरेश जी बोले। नरेश जी स्कूल के हेड मास्टर पद से रिटायर हुए हैं। 2 बेटे और एक बेटी हैं उनके। डॉट डॉट, बड़ी बेटी सिम्मी का विवाह हो गया है, उसके अभी 15 दिन पहले ही बेटी हुई है, इसलिए वो अपनी भाभी को देखने नहीं जा पा रही हैं। डॉट डॉट, दामाद जी बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए उन्हें भी छुट्टी नहीं मिल पाई है। डॉट डॉट, बड़ा बेटा उमेश फौज में है, छोटा बेटा अभी टेक कर रहा है। डॉट डॉट, उमेश ने तो यही कहा नरेश जी और वीना जी से कि माँ पापा आप ही देख आइए लड़की। डॉट डॉट, आप लोगों को पसंद होगी तो मुझे भी होगी, नहीं तो जब छुट्टी होगी तब मैं देखाऊंगा। वैसे भी छुट्टी मुश्किल मिलेगी, पर नरेश जी बहुत ही सुलझे हुए समझदार आदमी हैं। उन्होंने कहा, किसी लड़की के घर वालों को बार बार आवभगत के लिए परेशान करना ठीक नहीं। गांव में भी रिश्तेदार उनसे इस बात से खफा हो गए थे कि पहले जमाने में तो सभी लोग 20-25 लोगों को लेकर लड़की देखने जाते थे। इससे दबदबा भी अच्छा बनता था लड़की वालों पर। ये तो अकेले ही चल दिए, हमें भी शामिल नहीं किया। लेकिन नरेश जी ने यही कहा, इतने लोगों की खातिरदारी कराना, वो भी बिना इस बात की पुष्टि के कि उस घर में विवाह करेंगे भी कि नहीं लड़के का, ठीक नहीं। पहले अगर हमें ठीक लगेगा सब तो पक्की के समय सभी चलिएगा। उनके बड़े भाई साहब पास में ही रहते थे, उन्हें साथ चलने का आग्रह किया था नरेश जी ने। बेटा उमेश भी पिता की बात को मना ना कर पाया, 2 दिन की छुट्टी लेकर आ गया। रास्ते में भाई साहब घर के बाहर सड़क पर ही लाठी लिए खड़े मिले। उन्हें देखते ही सभी ने गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए। सभी को खुले दिल से आशीर्वाद दिया भाई साहब रमेश जी ने। उमेश ने गाड़ी का दरवाजा खोल ताऊ जी को बैठाया और उनकी लाठी को आगे रख दिया। रास्ते में ताऊजी ने कहा, मिठाई ली कि नहीं नरेश तूने। वो तो मैं भूल गया भाई साहब, तुम लोग कुछ भी याद नहीं रखते। ये ले समीर पैसे, जा सामने ब्रजवासी की दुकान से 2 किलो मिठाई ले आ। भले ही हम लड़की देखने जा रहे हैं, पर कहीं जाओ तो मीठा तो लेकर जाना ही चाहिए। ठीक है ताऊजी, मैं लाता हूँ। समीर जल्दी से मिठाई लेकर आ गया। बताई गई जगह पर पहुंच नरेश जी ने लड़की के पिताजी को फोन किया। जी राम राम, हम यहाँ चौराहे पर आ गए हैं, अब बताइए कहाँ आना है। आप वहीं रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आया। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी यही कोई 25 साल के लड़के के साथ स्कूटी से आता दिखा। नरेश जी की गाड़ी के सामने रुककर गाड़ी से उतर नरेश जी के पास आकर बोला।
पर तभी ये क्या हुआ, लड़की के पिताजी जिनका नाम भूवेश है सभी को राम राम बोलते हैं। तभी सभी की नजर उन पर पड़ती है, उनका एक पैर नहीं था। ये देख सभी अचंभित रह जाते हैं। बड़े भाई साहब से रहा नहीं जाता। वो बोलते हैं, आपने आने की तकलीफ क्यों की, आप बता देते तो हम आ जाते। जी कोई बात नहीं, आप लोग अपना समय निकाल कर आए, हमारे मेहमान हैं। रास्ता थोड़ा संकरा है बस इसलिए आपको लेने आए हैं। तो क्या अंकल गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी, समीर बोला। हाँ बेटा, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी, ज्यादा दूर नहीं है पर पैदल चलना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं, हम गाड़ी यहीं साइड से लगा देते हैं, पैदल चलते हैं सभी, मौसम भी अच्छा है, नरेश जी बोले। गाड़ी साइड से कर सभी लोग बाहर आते हैं। समीर हाथ में मिठाई ले लेता है, लेकिन बड़े भाई साहब को चलने में थोड़ा तकलीफ होती है। वो लाठी लेकर चल पाते हैं। उनको लाठी लेकर चलता देख भूवेश जी स्कूटी से उतरते हैं, अपना डंडा हाथ में लिए। जी आप बैठ जाइए स्कूटी पर, मैं पैदल चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं आप कैसे जा पाएंगे, मैं धीरे धीरे चल लूंगा। जी, मैं अपाहिज जरूर हूँ, पर असहाय नहीं, एक पैर न होने पर भी अपने सभी काम खुद ही करता आया हूँ। आपके यहाँ तो बेटे को भेज दिया था कि कहीं आप लोग मुझे देख अपना मेरे घर आने का इरादा ही ना बदल दें। ब्रेव मैन अंकल, आप ऐसी हालत में भी सारे काम खुद करते हैं, उमेश बोला। पर फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप गाड़ी से ही चलिए, मुझे समीर सहारा दे देगा, रमेश जी बोले। जी, आप बड़े हैं, आपकी बात नहीं टालूंगा, जैसा आप कहे। वीना जी जेठ जी से पर्दा करती थी इसलिए घूंघट के साड़ी को थोड़ा ऊंचा कर रास्ते में कीचड़ पानी से बचते हुए चल रही थी। डॉट डॉट, गली बहुत ही सनकरी थी, जहां हर तरह के लोग दिख रहे हैं। डॉट, झोपड़ी में रहने वाले थे कुछ लोग, कुछ बढ़ई का काम करने वाले, कुछ सिल बनाने वाले, कुछ सब्जी या गोलगप्पे की ठेल लगाने वाले। बीच बीच में कुछ ठीक ठाक घर भी दिखे थे, पर वो बात नहीं थी जो नरेश जी और उमेश जी की गेट बंद वीआईपी कॉलोनी में थी। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कहना चाह रहे हो, कहाँ आ गए हम इतनी गंदी बस्ती में। नरेश जी का सफेद कुर्ता पैजामा पीछे से कीचड़ से जूतों की वजह से गंदा हो चुका था। कई बार वो पीछे मुड़कर अपना कुर्ता देखते। पीछे से समीर धीरे से बोला, अब देखने का कोई फायदा नहीं पापा, कुर्ते का तो जो होना था सो हो गया, आगे देखिए बस। सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। भूवेश जी की फटफटिया स्कूटी आगे आगे चल रही थी, बाकी सब पीछे पीछे। तभी एक घर के सामने स्कूटी रोकी उन्होंने। घर बहुत ही पुराना जर्जा हालत में था। डॉट डॉट, बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये घर अब गिरा तब गिरा। पुताई तो शायद सालों से नहीं हुई थी घर में। बाहर एक यही कोई 22-23 साल की लड़की आंगन धोने में लगी थी नारियल झाड़ू से। उसके बाल बिखरे हुए, पतले से शरीर की, गोरा रंग, हल्का नीले रंग का सूट पहने बहुत ही मासूम सी प्यारी सी लग रही थी वो लड़की। अभी तक वहां कुछ ठीक लगा तो वो झाड़ू लगाती लड़की थी। शायद ये वही लड़की हो जिसे वो लोग देखने आए थे। सभी को गेट के अंदर आता देख वो लड़की धीरे से झाड़ू साइड में रख तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। बाहर आंगन में एक नल लगा था जिसके साथ पाइप जुड़ी थी। भाई साहब रमेश जी बोले, सभी लोग जूते किनारे उतार दो, हाथ धो लो। वीना जी यही चाहती थी। वो चप्पलें पहनी थी जो कीचड़ से बहुत गंदी हो गई थी। उन्होंने चप्पल और पैर दोनों पाइप के पानी से अच्छे से धोए। पानी बहुत ही ठंडा था। नरेश जी ने नल के पानी को एक घूंट पी भी लिया था क्योंकि रास्ते में चलने से प्यास लग गई थी। तभी भूवेश जी के पिताजी, भाई साहब और उनकी पत्नी हाथों में आरती की थाली लेकर आए। उन्होंने सभी लोगों को टीका लगाया, उनकी आरती उतारी। तभी तपाक से समीर बोला, आप लोग आरती क्यों उतार रहे हो हमारी। वीना जी ने समीर का हाथ खींचकर उसे पीछे किया। बेटा, हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आए हम उसकी टीका लगाकर आरती जरूर उतारते हैं, चाहे वो मेहमान कोई भी हो। आप लोग संकोच मत कीजिए, ये हमारी परंपरा है। जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये तरीका, रमेश जी बोले। चलिए अब अंदर पधारिए। उमेश और समीर ने दादाजी और भूवेश जी के भाई साहब और उनकी पत्नी के पैर छुए। सभी ने अपने पैर पीछे कर लिए। ये क्या कर रहे हो बेटा, क्यों हमें पाप का भागी बना रहे हो। हमारे यहाँ लड़के वाले पैर नहीं छूते, हम छूते हैं उनके, लड़की के ताऊ जी बोले। जी, आप बड़े हैं हमसे, हमारा कर्तव्य है आपके पैर छूने का,
उमेश धीरे से बोला, बेटा आगे से मत छूना, हमारे यहाँ नहीं छूते। इतना बोल भूपेश जी ने सभी को अंदर बैठने को कहा। अंदर पुराने जमाने के सोफे थे जो हिलडुल रहे थे। सभी लोग ठीक से देखकर कि कहीं सोफे अंदर ही ना घुसते चले जाए, बैठ गए कि तभी सामने से एक नाक बहाता बच्चा कूदता हुआ आया और समीर की गोद में बैठ गया। पर यह क्या, ये बच्चा तो, यह क्या, ये लड़का तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड निकला। समीर की गोद में बैठकर अपनी तोतली भाषा में बोला, आप मेली मौछी के मौछा जिए ना, सुंदर लल्ले। इतना सुन चुलबुले स्वभाव का समीर हंस पड़ा। समीर ने उस लड़के के शर्ट में रखा रुमाल निकाल उसकी नाक पोंछी और उसी की भाषा में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शुभम शुभम है मौछा जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पलते हो? मैं ना नलचली में हूँ। तब तक शायद वो उस शुभम का बड़ा भाई था जो उसका हाथ पकड़ सबको प्रणाम कर बाहर ले गया। सभी लोग चारों तरफ देखने में लगे थे। बैठक में एक काफी पुरानी दो बुजुर्गों की फोटो थी जिस पर धूल खाती माला टंगी थी। एक किनारे पलंग पड़ा था जिस पर मोटा सा मखमली गद्दा पड़ा था, शायद इस पर भूपेश जी के पिताजी सोते होंगे। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि पास में ही एक अलमारी में जिस पर अखबार बिछा हुआ था, उस पर कई सारे चूरन, दवाइयां, च्यवनप्राश, चश्मे का डिब्बा, एक तांबे का ढका हुआ लोटा रखा था। पास में ही खूंटी पर उनके सफेद रंग के कुर्ता धोती टंगे थे। पूरे बैठक में हाथ से बनी हुई कई हस्तशिल्प चीजें टंगी हुई थी जिन पर पन्नी चढ़ाकर स्टेपलर किया गया था। आजकल के आधुनिक जमाने में ये देखना सभी को आश्चर्य में डाल रहा था। तभी इतनी देर से बैठक में छाई चुप्पी भूपेश जी के पिताजी नारायण जी ने तोड़ी। ये जो सारी सजावट है मेरी नातिन मेरी लाली शुभराने की हैं। बड़ी होशियार लड़की हैं, जिसके घर जाएगी उजाला कर देगी। मन में उमेश सोचा, फिर तो लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं जब लड़की ही इतना उजाला कर देगी तो लड़की का नाम शुभरा था जिसे सब देखने आए थे। नरेश जी और भाई साहब रमेश जी मन ही मन सोच रहे, ऐसी बढ़ाइयां तो सभी लड़की वाले करते हैं अपनी बेटी की। इसमें कोई नई बात नहीं। तब तक लड़की के दादाजी ने जोर की आवाज लगाई, अरे कहाँ गए सब, पानी तो लाओ। सबको बैठे हुए 15 मिनट हो गए। उनकी दहाड़ भरी आवाज सुनकर रसोई घर से जोर जोर की बर्तनों की आवाज आने लगी। कोई शायद काफी देर से नल से पानी भरने में लगा था। तभी घर की दो औरतें घूंघट करे हुई अंदर आई, हाथ में बड़ी सी थाल में लाया हुआ पानी और मिठाई रखकर चली गई। तभी नरेश जी सकुचाते हुए बोले, जी माफ कीजिएगा आप लोग, पानी समर का है, 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही, पानी वाला मिनरल वाला पानी लाया नहीं। आप लोगों को वही पानी पीने की आदत होगी ना, हम सब तो यही पानी पीते आए हैं। अगर ना पिया जाए तो संकोच मत कीजिएगा, बता दीजिएगा, बगल वाले भाई साहब के यहाँ से मंगवा देंगे। इतना सुन तपाक से नरेश जी बोल पड़े जो पहले ही बाहर समर के ठंडे पानी का आनंद ले आए थे। अरे नहीं नहीं, हमने भी बचपन में समर का पानी खूब पिया है। बड़ा स्वादिष्ट होता है। उनके मुंह से यह बात सुन समीर और वीना जी ने नरेश जी की तरफ घूर कर देखा। क्योंकि ये वही नरेश जी हैं जो घर में एक दिन भी आरओ खराब हो जाए तो बाहर से बिस्लेरी की बोतल ले आएंगे। मजाल है जो नल का पानी पी ले। तभी वीना जी का ध्यान सभी पानी के ग्लासों पर गया। 10 में से सभी ग्लास अलग अलग डिजाइन और आकार के थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जिस घर में वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने आए हैं वो बहुत ही मध्यम वर्गीय हैं। क्योंकि ज्यादातर घरों में मेहमानों के आने पर एक ही आकार और डिजाइन के बर्तन निकाले जाते हैं। खैर अब आप लोगों को आगे की बताते हैं। समीर और उमेश ने अभी भूपेश जी के भाई साहब के कई बार आग्रह करने पर मिठाई उठाई ही थी कि तभी उमेश के हाथ पर छत से पानी की बूंद टपकी। समीर अपने भाई उमेश का चेहरा देख मुंह दबाकर हंसने लगा और इशारे से हाथ में लगी मिठाई खाने को बोला। उमेश ने समीर को गुस्से भरी आंखों से देखा तो समीर ने अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी दादाजी जोर से चिल्लाए, मेघ आ गए, बाहर से सारे कपड़ा लत्ता उठा ला बबीता। देखना वो दातून और साबुन भी गीला हो गया होगा, उसे भी उठाकर रख दे। वो बड़बड़ाते जा रहे थे कि मैं ना हूँ इस घर में तो कोई काम ढंग से ना हो। सब निकम्मे हैं। बाहर बारिश तेज हो चली थी।
नरेश जी के भाई साहब रमेश जी के मन में तेज बारिश को देख बाहर दूर चौराहे पर खड़ी अपनी 4 पहिया गाड़ी की चिंता सता रही थी। डॉट डॉट तब तक उनके चेहरे पर भी पानी की 2 बूंदें आ गिरी। अब तो धीरे धीरे कई जगहों से पानी टपकने लगा। सभी लोग सिकुड़े से बैठे रहे। तभी भुवेश जी ने कहा, आप सभी लोग इधर पलंग की तरफ आ जाइए, मैं कुर्सी मंगवाता हूँ, यहाँ बैठ जाइए। ये बारिश भी बख्त नहीं देखती, कभी भी चली आती हैं। आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, पुराने घरों में अक्सर ऐसा हो ही जाता है, भाई साहब रमेश जी बोले। तब तक नरेश जी की निगाह दादाजी के पलंग के नीचे रखे थूकदान पर गई, जिसे लड़की के ताऊजी ने अपने पैरों से पलंग के नीचे खिसका दिया था। क्या पानी से ही पेट भरोगे इनका? चाय नाश्ता कब लाओगे? दादा जो गुस्से में बोले। बस बस अभी आया पिताजी। जी पिताजी, हम अभी लाएं। डॉट डॉट अंदर से लड़की की बुआ तेज आवाज में बोलती हैं। रसोई घर में घर की बड़ी बहू जो लड़के वालों को पानी मिठाई देकर आई थी। डॉट डॉट रसोई में मौजूद सभी लोगों से कहती हैं, मुझे तो लड़का समझ न आ रहा। डॉट 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 चाय देने गई तो मुझे ही देखकर मुस्कुराने लगा, और तो और अपने हाथों में पहनी वो मूंगा पन्ने की अंगूठी मेज पर हाथ रख धीरे धीरे बजाने में लगा था। डॉट डॉट क्या नाच गाना करने वाला है? मुझे ना अच्छा लागे हैं ये कि लड़के ऐसी हरकतें करें। तभी बुआ जी बोली, हो सके हैं भाभी कि वो आपको अंगूठी दिखा रहा हो कि देखो कितनी सोने की अंगूठी पहने हूँ। आजकल के लड़के दिखावा बहुत करे हैं। ऐसा क्या? सही बोली जी जी तुम। मुझे पता होता तो मैं भी अपनी सारी अंगूठी उसकी आंखों के सामने हाथ आगे करके करके दिखाती। तभी लड़की की बड़ी बहन बोली, ये भी कोई हरकत हुई लड़कों वाली, लगता है गंभीरता ना है छोरे में। इतनी बातें सुनने के बाद चाय छानती लड़की की माँ अपना घूंघट ऊपर कर बोली, डॉट डॉट आप लोग भी तिल का ताड़ बनावे हो, लड़का फौज में है। डॉट नाच गाना करने वाला नहीं, हो सके हैं घबराहट में ऐसा करें हो। डॉट 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 जीजी आप भी तो जब आपको जीजा जी देखने आए थे तो पता है ना कैसे जीजा जी अपने हाथों को मलने में लगे थे। डॉट डॉट और आप जीजी कोई भी आए देखने वाले तो सबसे पहले अपनी चुन्नी ही उंगली में फंसाती हुई मुंह में ले लेवे थी। डॉट डॉट कितनी चुन्नी में आपकी छेद हो गए थे। और तू बबली बड़ी बेटी, तुझे याद है दामाद जी जब तुझे देखने आए थे तो कैसे अपने पैरों और जूतों को हिलाने में लगे थे। डॉट हमें तो ऐसा लगा जैसे दामाद जी के पैरों में ही कोई दिक्कत है। तो आदमी वो का कहवे हैं अंग्रेजी में नर्वस होवे हैं तब ऐसा करे हैं। हमें क्या भाभी, हम तो छोरी का भला ही चाहवे हैं। छोरी अच्छे घर पहुंच जाए, बस गंगा नहावे सब। तब तक भुवेश जी भी घबराते हुए आए। तुम लोग इतनी देर से कर क्या रही हो? पंचायत खत्म हो गई हो तो चाय नाश्ता लेकर चलो। पिताजी की गाली ही सुनाई देगी अगली आवाज में। सभी औरतें पल्लू का चाय नाश्ता लेकर बैठक में आई। इतनी प्लेट थी नाश्ते की, एक मेज पर रखना मुश्किल हो रहा था। तभी दादाजी बोले, ऐसा करो बहू, कुछ नाश्ता मेरे पलंग पर रख दे। नरेश जी और रमेश जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी रमेश जी बोले, अरे इतनी चीजों की क्या जरूरत है, हम नाश्ता करके आए हैं घर से। तभी कड़ी आवाज में दादाजी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? डॉट नाश्ता तो हमारे जमाने में होता था, जब छोरी देखने कोई आवे तो वो मक्खनलाल की भट्टी में पकाया गया वो लाल लाल रबड़ी वाला दूध तांबे के 250 ग्राम वाले ग्लास में नाक तक भर के दिया जाता था। जाने कौन कौन से पकवान बनते थे 10 दिन पहले से। आजकल तो कोई कुछ करना ही ना चाहवे हैं। मन ही मन वीना जी और सभी लड़के वाले सोचने में लगे कि 20 तो घर के बने पकवानों की प्लेटें आ गई हैं, अब क्या 56 भोग लगाएंगे हमें। तभी भुवेश जी बोले, आप लोग देख क्या रहे हैं, चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। चाय ले तो ले कैसे, नाक तक तो भरी थी। नरेश जी और भाई साहब सोच रहे चाय हाथ में ले कैसे, ये तो जला देगी, फैल अलग जाएगी। नारायण जी सभी को घूर कर देखने में लगे कि ये चाय क्यों नहीं ले रहे। रमेश जी ने आखिर कह ही दिया, जरा कोई ग्लास ले आइए, चाय ज्यादा है सभी की। देखा पिताजी, मैंने कहा था आपसे कि कप में ही चाय दो, आप तो वो ग्लास में देने को बोल रहे थे पूरा भरकर। आजकल लोग नहीं पीते ज्यादा चाय। तभी भुवेश जी के भाई साहब बोले, आजकल आधा कप चाय दी जाती हैं। मैंने कही थी पिताजी से कि मेरा तो उठना बैठना हर जगह है, एक गिलास चाय में 4 लोग चाय पी लेते हैं। नरेश जी और रमेश जी एक दूसरे का चेहरा देखकर यही सोच रहे कहाँ आ गए।
अच्छा लड़की देखने आए। खैर तभी बुआजी एक ग्लास लेकर आई। बोली, इसमें कर दो चाय आप लोग अपनी। डॉट, जितनी पीनी हो रख लो। सबने राहत की सांस ली ग्लास देखकर। डॉट डॉट, एक एक कर सभी कप उठा चाय ग्लास में डालने लगे। समीर का नंबर आते आते ग्लास पूरा भर गया। डॉट डॉट, उमेश ने समीर की तरफ खिल्ली उड़ाते देखा। समीर बेचारा क्या करता। डॉट डॉट, दादाजी की बड़ी बड़ी मूंछ वाला डरावना चेहरा देख चाय का कप उठा पीने लगा। डॉट डॉट डॉट, पहले ही घूंट में चाय उसकी शर्ट और हाथ पर गिर गई। डॉट डॉट, दादाजी चिल्लाए, नीचे प्लेट रखकर पीनी चाहिए। डॉट, जाओ बाहर नल हैं धो आओ बूशट और हाथ, हल्के रंग की हैं दाग पकड़ लेगी। डॉट डॉट, उमेश छोटे भाई समीर को देख मुंह बंद कर हंसता रहा। डॉट डॉट, तभी समीर उठकर बाहर आया। बुआ जी ने उसे पुराने जमाने का काले रंग का छाता दिया जिसकी 3 डंडी टूटी थी। डॉट डॉट, किसी तरह बारिश में टूटा छाता ले समीर बाहर नल के पास आया। डॉट, उसे लगा नल तक पहुंचकर उसने कोई जंग जीत ली हूं। उसने पाइप से हाथ धुला। डॉट डॉट, तभी उसकी निगाह सामने त्रिपाल के नीचे बैठी शुभरा पर गई। डॉट डॉट, जो किताब में पढ़ने में मगन थी। समीर मन ही मन सोचा, जिस लड़की को हम भैया के लिए देखने आए हैं वो तैयार होने के बजाय यहाँ किताबों में घुसी हैं। फिर अगले ही पल वो सोचा हो सकता है ये वो लड़की ना हो। हाथ और शर्ट धो वो अंदर बैठक में आ गया। सभी ने अभी चाय खत्म ही की थी कि दादाजी बोले, खाने की तैयारी हो गई, जल्दी लाओ मेहमान भूखे होंगे 12 बज गए हैं। कहाँ मर गए सब। इतना नाश्ता होने के बाद खाने का सुन लड़के वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि अब क्या खाना भी खिलाएंगे ये। भाई साहब रमेश जी बोले, हम खाना बाद में खा लेंगे, अभी तो नाश्ता किया है। वैसे तो खाने का मन किसी का नहीं था पर क्या किसी की मजाल की दादाजी के सामने खाने की मना कर दें। किसी तरह बात को संभालते हुए रमेश जी ऐसा बोले, बिटिया को बुलवा लेते अब तो ज्यादा सही रहता भोवेश जी। रमेश जी सकुचाते हुए बोले। पर्दे के पीछे कान लगाती बुआ जी इतना सुन दौड़ती हुई गई और बोली, छोरी तैयार हैं, उसे ले चलो, छोरे वाले बुला रहे हैं। अंदर से जोर जोर की आवाज आने लगी। भूवेश जी भी अपना डंडा संभालते हुए कमरे में आए। तभी पीछे से लड़की के पिता भूवेश जी जिनका एक पैर नहीं है, हड़बड़ाते हुए आते हैं और बोलते हैं, तैयार हो गई हो शुभरा तो ले चलो। तभी अकेली शुभरा को तैयार करने में लगी घर की 4 औरतें भूवेश जी की तरफ घूरकर देखती हैं। बड़ी बुआ कहती हैं, आपकी ही छोरी हैं ये भाई साहब, अभी तक बाहर बैठी पड़वे में लगी रही, अब आई हैं, वक्त लगेगा, तब तक बातों में लगाओ छोरे वाले को। तुम कहो तो मैं जाऊं ऐसी ऐसी बातें करूंगी कि समय कैसे गुजर जाए खबर ही न लगे। रहने दे, उसके लिए पिताजी ही काफी हैं। बेटा शुभरा पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी पर लड़के वाले रोज रोज तुझे थोड़े ना देखने आ रहे। अब चेहरे पर खुशी ला मेरी लाली। पापा, आपको तो पता था ना कि कल मेरा लास्ट पेपर है। पूरी साल खराब नहीं करनी मुझे। मेरे कितना कहने पर भी आपने लड़के वालों को मना नहीं किया। किसी और दिन आ जाते तो कयामत ना आ जाती। देखो कैसे पटा पटा जबान चलावे हैं भाई साहब से। आज तक मजाल है भाई साहब के सामने हमने चू भी की हो। जहाँ कहाँ वहाँ बैठ गए। अब उम्र के साथ थोड़ा बोल भी लेवे हैं। और जे छोरी तो कुछ मत कहो मेरी शुभरा को, वो जितना मेरे से खुली हैं उतना ही मेरी इज्जत भी करे हैं। समझी बन्नो बड़ी बहन। बेटा उन्हें इतवार को ही टाइम था आने का, मना कर देता तो कहीं मन ही ना बदल जाता उनका। तो ठीक है पापा, मैं जैसी हूँ वैसी ही चलूंगी। सांवली हूँ तो क्या हुआ, मुझे मत लगाओ ये पाउडर लिपस्टिक, मैं छोटी करती हूँ, ऐसे ही जाऊंगी, बाल नहीं खोलने मुझे। हाँ बड़ी आई, खुद को बहुत खूबसूरत समझे हैं। तुझे पता है तेरी माँ को जब हम देखने गए थे तो इतनी संजी संवरी बैठी थी कि देखते ही आंखें चौंधिया जाएं। तू तो उनके पैरों की धूल भी ना जाएगी ऐसे मर्द जैसी बनकर उनके सामने। बड़ी बुआ गुस्से में बोली। शुभरा फिर कुछ बोलने ही वाली थी पर तभी अपने माँ पापा के चेहरे को देख चुप पड़ गई। वो जानती थी बुआ जी को कि कुछ और बोला तो अभी यही धरती पर लौट जाएगी और माथे पर हाथ रख रोने लगेंगी कि मेरा तो कोई इस घर में सम्मान ही ना करे हैं। नेक सी पलटकर जवाब देवे हैं। अपना बैग उठा बाहर तक टैसुए बहाते हुए चल देंगी। फिर ना सोचेंगी बुआ जी की घर में मेहमान बैठे हैं। इसलिए चुपचाप बुत सी बनी शुभरा खुद के चेहरे पर लीपा पोती कराने लगी। दूसरी तरफ बैठक में बैठे लड़के वाले घड़ी की तरफ देख रहे।
दादाजी फिर बोले, हाँ तो लाली के आने से पहले मैं घर का मुखिया नारायण मिश्रा कुछ बातें समझा दूं आप लोगों को। जी कहिए, क्या कहना है आपको? उमेश के ताऊ रमेश जी बोले। अब नरेश जी और रमेश जी सोचे अब आए हैं बड़ू मुद्दे की बात पर। तो मैं जे कह रहा था। अपने दोनों हाथों को मोड़कर अपने अंदाज में नारायण जी बोले, हमारा एक जे घर है 400 गज में, एक गांव में है जिसे पिताजी के जाने के बाद मैंने अपने चारों बेटों में बांट दिया। ऐसे ही खेती का भी हिसाब किताब कर दिया है। समीर और उमेश सोच रहे हम क्या इनकी जायदाद में हिस्सा मांगने आए हैं जो हमें सफाई दे रहे। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देख फिर दादाजी की तरफ मुड़ गए। नारायण जी आगे बोले, मेरा बेटा भुवेश जिसकी लाली को देखने के मारे तुम लोग आए हो और इतना खर्चा पानी हुआ है, वो मेरा भुवेश सीआरपीएफ में था। बड़ी ईमानदारी से नौकरी करता था पर ईमानदारी दुनिया में सबको हजम नहीं होती। सभी लड़के वाले दादाजी की हर बात पर अपना सर हिलाते। तो मेरे भुवेश को फंसाकर उसे मारने की साजिश की गई, जिसमें उसकी एक टांग कट गई। हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सुन उमेश की माँ वीना जी भावुक हो गई। मेरे छोरे की सरकारी नौकरी छूट गई, उसे कुछ भी सरकार की तरफ से ना मिला। तीन छोरी और 2 बेटे हैं उसके। कहने को मेरे 4 बेटे हैं पर मेरी गालियां और गुस्सा बस मेरा भुवेश और मेरी बहू ही बर्दाश्त कर सके हैं। ये बोलते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को नारायण जी पोंछने लगे। अब नरेश जी और रमेश जी इस घर के दूसरे पहलू से वाकिफ हुए। तो कुल मिला के बात जे है लला की मेरे भुवेश पर देने को कुछ नहीं है लड़की के सिवा, पर मैंने कुछ व्यवस्था कर रखी है अपनी शुभरा के लिए। अब आप लोगों की क्या मांग है खुलकर बता दीजिए। ये बात सुन नरेश जी बोले, हमारे घर में एक 4 पहिया गाड़ी तो है पर बेटे के ब्याह के बाद इतने लोग एक गाड़ी में नहीं आ पाएंगे। तो उमेश और समीर मन ही मन सोचे अभी लड़की तो फाइनल हुई नहीं, पापा दहेज पर पहुंच गए। उधर शुभरा भी तैयार हो चुकी हैं, उसे भी घर की 2 औरतें पकड़कर ला रही हैं। नरेश जी गाड़ी की बात कर रहे होते हैं तभी भाई साहब रमेश जी उनकी बात को काटते हुए कहते हैं, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी नरेश, पहले बिटिया से मिल लिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जी भाई साहब, ये भी सही कहा। मिलना क्या है, हमारी लाली तो हीरा है हीरा, उसे तो कोई फेल ही ना कर सके हैं। गुणों की खान है, किस्मत वाला होगा आपका छोरा जो हमारी छोरी मिल जावे जो। नारायण जी मूंछ पर तान देते हुए बोले, ऐसी बढ़ाई तो हर लड़की वाला करे हैं, वो कोई दूसरे लोग से तो आई नहीं है। वीना जी मन ही मन बुदबुदाए। इतनी बड़ाई लड़की की सुनने के बाद लड़के वाले बस अब यही चाह रहे कि अब लड़की आए बस। तभी घर की 2 औरतें शुभरा को ऐसे पकड़कर ला रही थी जैसे जयमाला के लिए स्टेज पर ले जा रही हो लड़की को। शुभरा को देख सभी लड़के वालों की नजर लड़की के चेहरे पर कम उसके पैरों पर ज्यादा थी कि कहीं पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं जो सुहाग फिल्म के अक्षय कुमार के बाप की तरह लाया जा रहा है लड़की को। डॉट 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 शुभरा के आते ही नारायण जी ने उससे कहा, प्रणाम कर लाली सभी को। डॉट डॉट शुभरा ने बारी बारी से सबसे नमस्ते किया। सभी की निगाह शुभरा के चेहरे पर गई। डॉट डॉट जिस पर इतना फाउंडेशन लगा हुआ था, साथ में गहरे रंग की लिपस्टिक। डॉट डॉट हाथों में भर भर चूड़ी, कड़े, कानों में भी पुराने जमाने की डिजाइन के झुमके, गले में भी कोई मटर माला पहन रखी थी। डॉट 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 बाल खुले हुए थे जो उसके माथे पर बार बार आ रहे थे। गहरे गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी, पैर तो दिख ही नहीं रहे थे, साड़ी से ढके हुए थे। ये देख उमेश मन ही मन सोचा, कितनी ओल्ड फैशन है लड़की, और इतना मेकअप थोप रखा है कि चेहरे का तो पता ही नहीं चल रहा कि चेहरे की बनावट कैसी है। पैरों में भी ऊंची ऊंची चमकदार सैंडल झलक रही थी। कुल मिलाकर उमेश के मन को ना भाई शुभरा, शायद किसी को भी नहीं भाई थी क्योंकि सभी के चेहरे के भाव फीके पड़ चुके थे। शुभरा को पकड़े वो औरतें अभी भी खड़ी हुई थी। दादा नारायण जी आंखें दिखाते हुए औरतों को इशारा कर रहे थे जैसे कहना चाह रहे हो कि क्या सत्यानाश कर दिया है लाली के चेहरे का। तभी बुआ जी बोली, का टुकुर टुकुर घूर रहे हो बाऊजी, कुछ चाहिए तो बताओ। फिर दूसरी बुआ बोली कि मैं जाने हूँ बाऊजी को रोटी चाहिए, सबर तो है ही नहीं। चिल्लाकर बोली बुआ ओरी, बबीता बाऊजी को रोटी दे जा। नारायण जी गुस्से में बोले, का बावरी हो गई हैं, मैंने कब कही कि मुझे रोटी चाहिए, इतनी देर से लाली को लेकर खड़ी हैं, बैठा दे उसे, जो पूछना हो छोरे वाले पूछ ले। वहीं तो जगह देख रहे बाऊजी की कहाँ बैठाए लाली को। तभी उमेश की माँ वीना जी बोली, अब तो बारिश भी बंद हो गई है, पानी भी नहीं टपक रहा,
वहीं सोफे पर बैठते हैं सभी। ये कहीं ना बहन जी ने समझदारी वाली बात। ए रे भुवेश, सोफे पर बैठा सबको, तू भी बैठ जा, हार गया होगा। जी पिताजी। सभी लोग सोफे पर बैठ गए। तभी भुवेश जी अपनी लाठी लेकर सोफे पर बैठने आ ही रहे थे कि जमीन पर पड़े पानी पर उनका पैर फिसलने ही वाला था। पता नहीं शुभ्रा अपने पापा को ही देखने में लगी थी कि फुर्ती से सोफे से उठ भुवेश जी को गिरने से बचा लिया उसने, और घूरकर अपने पापा की तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि इतने घबराए हुए क्यों रहते हो आप, देखकर नहीं चल सकते, लड़की हूँ बोझ नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और सही ब्याह हो ही जाएगा, पर आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, जा तू बैठ। शुभ्रा ने अपने हाथ का सहारा दे अपने पापा को बैठाया, उनके डंडे को सोफे से टिका दिया। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें बताती चलूं कि शुभ्रा के पिताजी का एक पैर नहीं है। लड़के वाले मन में सोचते हैं चलो लड़की भावों से भरी हुई है, अपने पिताजी को बहुत प्यार करती हैं। एक पॉइंट तो गया शुभ्रा के खाते में। सभी लोग बैठ चुके हैं। कुछ देर शांति छाई रहती है बैठक में। तभी नारायण जी सभी के चेहरों को पढ़ते हुए बोले, आप लोगों को जो पूछना है लाली से पूछ लो। तभी तपाक से नरेश जी का छोटा बेटा समीर बोलता है, आपका नाम क्या है? जी शुभ्रा, लड़की धीरे से सर नीचे कर बोलती हैं। उधर वीना जी समीर को उंगली पर गिनती करती हुई उसे इशारे से कहती हैं कि पढ़ाई लिखाई पूछ। शुभ्रा जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी एमएससी लास्ट ईयर हैं। फिर आगे क्या करने का सोचा है आपने या नहीं पढ़ना? जी बस कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, कोशिश है कहीं चयन हो जाए। जी बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा जानकर कि आप नौकरी करना चाहती हैं। तभी समीर की बात काटते हुए वीना जी कहती हैं, अगर शुभ्रा बेटा ससुराल वाले नौकरी ना कराना चाहे तो? जी माफ कीजिएगा पर मुझे नौकरी करनी है क्योंकि मुझे अपने पापा का पैर लगवाना है जिसका खर्चा बहुत है। अभी हम सब बहनों और जिम्मेदारी की वजह से पापा खुद नहीं लगवा रहे, ना ही लगवाएंगे, मैं जानती हूँ, बस इसलिए करना चाहती हूँ। अगर ससुराल वाले आपको अपनी तनख्वाह आपके मायके में खर्च करने की अनुमति ना दे तो? उमेश के ताऊ रमेश जी थोड़ा रोष में बोले, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी। शुभ्रा ने पूरे आत्मविश्वास से बोला। भुवेश जी शुभ्रा के ऐसा कहने पर काफी गुस्सा दिख रहे थे कि एक अच्छा रिश्ता ये लड़की हाथ से गंवा दे रही हैं। तभी शुभ्रा की बुआ बोली, ऐसे ही बोले हैं ये, आजकल की पढ़ी लिखी छोरियां ब्याह से पहले ऐसे ही बोले हैं पर सब बदल जावे हैं ब्याह के बाद। आप लोग बेफिक्र रहो, जे एक पैसा भी भाई साहब पे ना खर्च करें हैं। जी इसमें हर्ज क्या है? अगर बेटी अपने पिता के लिए अपनी कमाई से कुछ खर्च करना चाहती हैं तो जिस पिता ने उसे पढ़ा लिखाकर इतना काबिल बनाया, क्या उस बेटी का कोई फर्ज नहीं अपने पिता के प्रति? हमें तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे बेटा, नरेश जी बुआ की बात काटते हुए बोले। नरेश जी के मुंह से ऐसी बात सुन शुभ्रा के मुरझाए चेहरे पर कुछ मुस्कान आई, पर उमेश थोड़ा बुझा बुझा सा था, उसे शुभ्रा देखने में अच्छी नहीं लगी थी। वो वीना जी को दूर से कुछ इशारे करने में लगा था, पर वीना जी समझ नहीं पाए। वो बोली, शुभ्रा और उमेश आप दोनों एक बार खड़े हो, जरा लंबाई नाप ले। उमेश ने अपने सर पर हाथ रख लिया, ये कब कहा मैंने माँ से? वो और शुभ्रा वीना जी के कहने पर खड़े हो गए। वीना जी देख ही रही थी कि तभी तपाक से बुआ जी बीच में आकर बोली, आपसे तो लंबी ही हैं हमारी छोरी, आपके छोरे के भी कांधे तक आ रही। उधर शुभ्रा के दादा नारायण जी भी जोश में आ गए, बोले, का खूब लगे हैं दोनों की जोड़ी जैसे राम सीता। समीर मन ही मन वो नदिया के पार फिल्म का गाना सोचने लगा, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, हे तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। और इधर दादाजी तो दोनों की जोड़ी भी बताए दे रहे कि राम सीता सी लग रही। तभी समीर ने अपना दिमाग दौड़ाया, आखिर बड़े भाई की जिंदगी का सवाल था कि ये लोग तो अभी ही शायद फेरे करा देंगे यहीं। उसने वीना जी से कहा, माँ मौसी का फोन है, यहाँ नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही, बाहर जाकर बात कर लीजिए। वीना जी ने समीर को घूर कर देखा कि इस समय तो बहना कभी फोन नहीं करती, आज कैसे आ गया। समीर भी वीना जी के साथ बाहर आया, उसने वीना जी के कान में कुछ कहा। तभी उनके पीछे शुभ्रा की बड़ी बहन खड़ी थी, उसे देखकर वो चौंक गए। वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा बोली, कुछ चाहिए क्या? अच्छा बाथरूम आई होगी, जाइए वहां बाहर गुस्लखाना है। नहीं नहीं, बस माँ मौसी से बात कर रही हैं, फोन लग नहीं रहा था। वीना जी और समीर चुपचाप बैठक में आ गए। हाँ बहन जी बताइए, फाइनल समझे फिर रिश्ता? दादा नारायण जी बोले। ये सुन उमेश घबरा गया।
तभी वीना जी बोली, एक बार बेटा शुभ्रा आप सूट पहनकर आओ और जैसे तुम अपने कॉलेज जाती हो या घर में रहती हो वैसे आओ। ये सैंडल मत पहनना। ये सुन बुआ जी बोली, कितनी तो सलोनी लग रही हैं छोरी। साड़ी तो औरत का गहना होवे हैं। जी आपने सही कहा, पर हम एक बार सूट और साधारण रूप में देखना चाहते हैं। शुभ्रा बोली, जी अभी आई मैं पहनकर। शुभ्रा अंदर जाती हैं, पीछे पीछे बुआ जी भी चल देती हैं। तभी शुभ्रा गुस्से में बुआ जी से कहती हैं, अब बस बुआ जी, आप लोगों को जितना मुझे सजाना था सजा लिया, पर अब नहीं। बड़ी जबान चले हैं तेरी। मैं क्या कुछ बोले हूँ। बस जे कह रही कि तेरे कोई सूट अच्छे नहीं है, तू बबली का वो अनारकली वाला सूट पहन ले रही, जिसमें वो गोटा वाली कढ़ाई हैं। बुआ जी, अब जो कुछ पहनना है मैं अपनी मर्जी से पहनूंगी। तभी पीछे से भुवेश जी डंडा संभालते हुए आए। देख रहे हैं भाई साहब, कितनी जबान खुल गई है इसकी। जब अपनी मर्जी का ही सब कुछ करे हैं तो हमें बुलाया ही काहे को। वक्त खराब करने। बन्नो, क्या गलत कहा छोरी ने। सही तो कह रही, तुम सबने तैयार करके देख लिया। पसंद ना आई ज्यादा छोरे वालों को छोरी। अब उसे अपनी मर्जी से तैयार होने दो। बस बेटा, ज्यादा वक्त मत लगाना, वैसे भी बहुत अबेर हो चुकी हैं। पापा आप चिंता मत करो, बस 10-15 मिनट लगेंगे मुझे। तुम बाप बेटी जानो जो करना होवे। अब मैं तो कुछ बोलूंगी ही नाए। गुस्से में बुआ जी पैर पटकते हुए अंदर चली गई। शुभ्रा कमरे में तैयार होने चली जाती हैं। इधर बैठक में दादा नारायण जी का बाजा चालू है। वो लड़के वालों से कहते हैं, जब तक लाली तैयार होकर आ रही, भोजन कर लो आप लोग। दादाजी का खौफ तो अब लड़के वालों को भी हो चुका है। ताऊ रमेश जी कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। उमेश और समीर मन ही मन सोच रहे हैं, यहाँ लड़की पसंद नहीं आई है और खातिर इतनी हो रही हैं, अगर रिश्ता मना करके गए तो जूते ही खाकर जाएंगे यहाँ से। सभी के चेहरे बुझे हुए हैं। सबसे ज्यादा बेचारा उमेश परेशान है। तभी दादा नारायण जी जोरदार आवाज में दहाड़ते हैं, रोटी ले आ बन्नो। बबीता कहाँ चली गई, सब वक्त पे सब बहरी हो जावे हैं। बुआ बन्नो जो नाराज हो चुकी हैं, पिताजी की दहाड़ भरी आवाज सुन फुर्ती से आंसू पोंछ चिल्लाती हैं, लाइए पिताजी, 2 मिनट बस। फिर रसोईघर से कहीं बर्तनों के गिरने, घर की औरतों की चूड़ियों की आवाज आने लगती हैं। 5 मिनट के अंदर भोजनथाल आ जाते हैं, जिसे घर की बड़ी बहू की लड़की लाती हैं। डॉट डॉट समीर की नजर अचानक से उस लड़की के चेहरे पर जाती हैं, वो तो समीर को देख देख शर्मा रही थी। डॉट डॉट कभी हंस रही थी। सबके सामने भोजनथाल रख वो लड़की अपनी चुन्नी को मुंह में दबाए समीर की तरफ देख मुस्कुराकर अंदर चली गई। डॉट डॉट उमेश ये सीन देख समीर के चेहरे को देखता है, जिस पर 12 बजे होते हैं। डॉट डॉट समीर मन ही मन सोचता है, यहाँ भैया का रिश्ता तो हो नहीं पा रहा, घर के लोग मेरे पीछे भी पड़ गए। डॉट 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 तभी बाकी घर के सदस्य एक एक कर खाने के तरह तरह के व्यंजन लाकर परोसने में लगे हैं। डॉट डॉट अब तक छोटे आलू की सब्जी, जिसमें इक्का दुक्का पनीर के टुकड़े भी दिख रहे हैं। डॉट डॉट आलू गोभी की सब्जी, भरवा करेला, भरवा बैंगन, भरवा कुंदरू, भरवा मिर्च, बूंदी का रायता, उड़द की दाल, पुलाव, 2 तरह की पूरी, दाल की कचौड़ी, सलाद था। डॉट डॉट नरेश जी, रमेश जी, सभी लड़के वाले इतने पकवान देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डॉट डॉट रमेश जी नारायण जी से कहते हैं, अब शुरू कर सकते हैं या नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वीना जी मन ही मन सोची कि बुढ़ू हाथ पर हाथ रखकर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। डॉट 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 नारायण जी अब अपने पलंग से उठते हैं। उन्हें देख लड़के वाले घबरा जाते हैं कि ऐसा भी क्या कह दिया रमेश जी ने कि बुढ़ू जो 2 घंटे से अपने पलंग से टस से मज नहीं हुए, अब उठकर हमारे पास ही चले आ रहे हैं। अपनी धोती संभालते हुए वो लड़के वालों के सामने रखी मेज के खाने को घूर कर देखते हैं। मुंह पर उंगली रख कुछ गुना भाग कर फिर दहाड़ते हैं। समीर, उमेश नारायण जी की दहाड़ती आवाज अपने कानों के बिल्कुल पास सुन अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। नारायण जी कहते हैं, तुम लोग क्यों खड़े हो गए? जी दादाजी, बस इतना कह दोनों अपनी जगह फिर संभाल लेते हैं। सुन रहा कलुआ, कहाँ मर गया? नारायण जी गुस्से में बोले। हाँ बोलो बाऊ जी, का हुआ? जे दही बूरा कहाँ है? अभी तक परोसा ही नहीं इन्हें। मैं ना ध्यान देऊं तो ये लोग सब काम गलत कर दे हुए। जा लेके आ, ये भोजन शुरू करें फिर। आप लोग ठहरो, दही बुरा आ जाए तब शुरू करियो।
नरेश जी, रमेश जी एक दूसरे की तरफ लाचार नजरों से देख सोचते हैं, इतने पकवान के बाद भी अभी दही बुरे की कमी रह गई है। धन्य हैं इस घर के लोग। इतना खाना खाकर प्रेशर आया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। पर क्या करते लड़के वाले बेचारे। दादाजी के आगे किसी का जोर नहीं था। पूरा भोजन आ चुका था। तभी समीर बोला, दादाजी अब तो शुरू करें। रुक लाला, पूरी इतनी देर की धरी हैं, ठंडी हो गई हैं। बबीता गर्म पूरी लेकर आ जल्दी। अब तो वो लड़की वो समीर पर फिदा हो चुकी हैं। मौका ही ढूंढ रही हैं कि कब उसे बैठक में जाने का अवसर मिले। वो जल्दी से दौड़ती हुई गर्मागर्म पूरियां लाती हैं। फिर समीर को देख शर्माकर चली जाती हैं। समीर इस बार अपनी निगाह नीचे ही रखता है। अब शुरू करो आप लोग। दादा नारायण जी बोलते हैं। जी हाथ धोकर आते हैं। वीना जी बोली। रुको यहीं हाथ धुलाए जाएंगे। तभी भुवेश जी एक बड़े से पतीले में पानी लाते हैं। कहते हैं इसी में धोइए हाथ। ये रहा अंगोछा जो भुवेश जी ने अपने कांधे पर डाल रखा है। देते हुए कहते हैं, जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम बाहर नल पर धो आएंगे। ताऊ रमेश जी बोलते हैं, जी हमारे यहाँ जो भी लड़के वाले आते हैं उनको हम ही हाथ धुलाते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। शुभरा के ताऊ जी बोलते हैं, इतनी विचित्र परंपरा पहली बार देख रहे थे रमेश जी और नरेश जी। सभी लड़के वाले बड़े ध्यान से उस पतीले में किसी तरह बस औपचारिक रूप से हाथ धो लेते हैं। सभी हाथ पोंछ भोजन करना शुरू करते हैं। तभी घर की दो औरतों के साथ शुभरा बैठक में आ रही होती हैं। इस बार शुभरा को किसी ने नहीं पकड़ा हुआ है। उमेश अपने मुंह में पूरी का पहला कौर डालने ही वाला होता है कि शुभरा के चेहरे को देख उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और हाथ का कौर बीच रास्ते में ही। समीर अपने भाई की नाजुक हालत समझ उमेश के हाथ पर चुटकी काटता है। इशारे से कहता है, भैया मुंह तो बंद कर लो। पर उमेश का ध्यान। शुभरा ने हल्के नीले रंग का चिकन का सलवार सूट, गले में छोटी सी चेन जिसमें ओम लिखा हुआ है। डॉट डॉट, कानों में छोटी छोटी बालियां। एक हाथ में पुराने जमाने की वो पट्टे वाली घड़ी, एक हाथ में सादा सा कड़ा। डॉट डॉट, बाल पीछे से क्लिप से बंधे हुए। पैरों में जूती पहनी हुई है। डॉट डॉट, कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। बेहिचक शुभरा वीना जी के सामने आकर बोलती हैं। डॉट डॉट, लीजिए आंटी मैं ऐसे ही कॉलेज जाती हूँ अपने। आपने कहा था कि जैसे कॉलेज जाती हूँ वैसे आऊँ। सभी लड़के वालों को शुभरा की सादगी बहुत भाती है। नैन नक्श भी बहुत प्यारे, छोटा सा चेहरा, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, होंठ भी छोटे छोटे गुलाबी रंग के। हाथों की उंगलियां बहुत प्यारी थी। कुल मिलाके अब कोई भी शुभरा को देख ले तो मना नहीं कर सकता था। उमेश से अब खाना खाया ही नहीं गया। उसके मन में तो बस एक ही गाना बज रहा था। तेरे चेहरे में वो जादू है। बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तभी दादा नारायण जी कहते हैं, अब कैसी लगी हमारी लाली। सच कहूँ तो तब वो साड़ी में मुझे भी अच्छी ना लागी छोरी। तभी नरेश जी वीना जी और भाई साहब रमेश जी को इशारा करते हैं। बताइए क्या करना है। फिर वीना ही कहती हैं, हमें 5 मिनट दीजिए, थोड़ा आपस में बात करनी है। फिर बताते हैं आपको। जो बात करनी है मैं बैठा तो हूँ, करो। अरे पिताजी, इन लोगों को आपस में बात करनी है, आपसे नहीं। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ बाहर चलिए, ये लोग यहीं बैठक में बात कर लेंगे। शुभरा के ताऊ जी बोले, जैसा तू बोले, छोरी के लिए उठना पड़ेगा अपना सिंहासन छोड़। डॉट डॉट डॉट, चल ले चल मुझे। नारायण जी और लड़की के सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। तभी बैठक में सभी लड़के वाले आपस में कानाफूसी करते हैं। बता नरेश, समीर और उमेश, क्या सोचा है। मुझे तो कुल मिलाके लड़की अच्छी लगी। रही बात परिवार की तो थोड़ी बहुत कमियां तो हर घर में होती हैं। बाकी तुम लोग देख लो, मैंने तो अपनी राय दी है। भाई साहब रमेश बोलते हैं। कैसी बात करते हैं भाई साहब, आपकी बात कभी काटी है हमने। वीना जी भी घूंघट से बोलती हैं। सच कहूं तो पूरे घर में एक लड़की ही अच्छी लगी। बाकी आप लोग घर के मुखिया हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बस पीछे से कोई कमी बेशी हुई तो आप मुझसे ये मत कहना तूने ही तो कहा था, जैसे अभी तक माँ जी को कहते हैं। हाँ नहीं तो तुम भी वीना, वो तो मैं तुमसे मजाक करता रहता हूँ। तू बता समीर, तुझे उमेश के लिए कैसी लगी शुभरा। मैं क्या कहूँ पापा और ताऊ जी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सच में क्या हमारे उमेश को पसंद है शुभरा। बता उमेश।
आपको भैया के सुर्ख लाल पड़ते चेहरे को देख के ना जान पड़ रहा पापा। जब से भाभी को सूट में देखा है तब से कभी हाथ मल रहे हैं, कभी पैर हिला रहे हैं, कभी शर्मा रहे हैं। बस अपनी खुशी जाहिर ना कर पा रहे भैया। क्यों भैया, सही कहा ना, आपका भाई सही समझा ना। उमेश ने समीर को आंख दिखाए। बेटा बताओ तुम्हें पसंद है? शुभरा तो हाँ कर दे। हम सबको तो खूब पसंद हैं। वीना जी उमेश से बोली। उमेश ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, मैं नारायण जी और भुवेश जी से दहेज की बात और कर लूं, फिर हाँ कर देते हैं। कैसी रही भाई साहब? हाँ ठीक है नरेश, अब ज्यादा वक्त मत खराब करो, बुला ले सबको। जी भाई साहब। नरेश जी सोफे से उठते ही हैं तभी उमेश बोलता है, रुकिए पापा, आप लोग दहेज की बात करें उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ शुभरा से। आखिर हम दोनों के जीवन का सवाल है। ओह हाँ, हम तो भूल ही गए कि हमारा उमेश। ठीक है बेटा बता दे। देखो कहीं ये बात सुन लड़की वाले मना ना कर दें। वीना जी कहती हैं, हमारा उमेश। तभी उनकी बात काटते हुए नरेश जी कहते हैं, ठीक है बेटा मैं बुलाता हूँ सबको, तू बात कर ले शुभरा से। तभी समीर बाहर जाकर सभी लड़की वालों को अंदर आने को बोलता है। अपने पलंग पर बैठ दादा नारायण जी अपना सिंहासन संभालते हुए कहते हैं, हाँ तो बताओ, हमारी लाली पसंद आई ना आप सबको? वैसे तो उसे कोई फेल कर ही ना सके हैं। जी वो उमेश बेटी शुभरा से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। आप लोग दोनों को कहीं अकेले थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए भेज दीजिए। वीना जी सकुचाते हुए बोली। घर के सभी लोग अकेले में लड़का लड़की की बात करने की सुन सन पड़ जाते हैं। बड़बोली बुआ बन्नो फिर बोली, शादी के बाद पूरा जीवन बात ही करे हैं खसम लुगाए, जे कोई अच्छा लागे हैं। हमारे घर में ऐसे कभी बातचीत ना करी छोरा छोरी ने ब्याह से पहले, अभी तो पक्की भी ना हुई। आप बताओ बाऊजी मैं सही बोले हूँ कि नहीं? बात तो सही कह रही हैं बन्नो, पर जमाना बदल गया है। मैं टीवी पर देखे हूँ कि आजकल छोरा छोरी को छत पर अकेले बात करने भेज देवे हैं परिवार वाले, फिर ऊपर से आने पर खुशखबरी ही मिले हैं। नारायण जी बोले, भेज दे 10 मिनट को भुवेश छत पे, पर बन्नो वहां दूर खड़ी रहेगी जिससे कोई ऊंच नीच ना हो जावे। जे सही कहीं, मैं तो पास ना आने दूंगी दोनों को, बस दूर से ही बात कर लेवे। लड़के वाले मन ही मन सोच रहे कहाँ चिड़ियांघर में आए हैं उमेश के लिए लड़की देखने। समीर के मन में तो आई कि बन्नो बुआ से कह दे क्या भैया वहां चुमाचाटी करने जा रहे तुम्हारी छोरी से। तभी घर के सदस्यों की इजाजत मिलने पर सबसे आगे उमेश, फिर बन्नो बुआ, लास्ट में शुभरा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच गए। बुआ जी खड़ी रही उन्हीं के पास। उमेश ने उन्हें घूरा, बोला, थोड़ा दूर तो जाइए आप। क्यों मेरे सामने बात ना हो पावे? ठीक है, 10 मिनट बोले हैं बाऊजी, मैं वक्त देख रही हूँ। बन्नो बुआ थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई पर उनके कान यहीं थे। उमेश ने शुभरा की तरफ मुस्कुराकर देखा। शुभरा भी देखकर मुस्कुरा दी। जी कहिए क्या कहना है आपको मुझसे? शुभरा बोली। तो आप नौकरी करना चाहती हैं? जी, पापा ने अपना सब कुछ न्योछावर कर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनके कर्ज को चुकाऊं। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप अपने पापा से इतना प्यार करती हैं। जी, मेरा वजूद उनसे है। देखिए शुभरा जी, मुझे ज्यादा बात करना आता नहीं, मैं सीधा जरूरी बात पर आता हूँ जिस वजह से मैंने आपको बुलाया है। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। शुभरा जी, मैं जब 2 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा की डेथ हो गई थी। दूर खड़ी बुआ जिन्न के कान इधर ही थे। बाकी बात तो समझ गई पर डेथ का मतलब नहीं समझ पाई। फिर ये लोग जो बैठक में बैठे हैं वो कौन है? शुभरा आश्चर्य से बोली। जी वो तो वो इंसान है जिनका कर्ज में चाहूं तो भी 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। डॉट 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 मैं 2 साल का था। माँ पापा के जाने के बाद किसी ने मुझे मंदिर में छोड़ दिया। डॉट डॉट कुछ दिन वहां रहा, फिर इधर उधर गंदे मैले कपड़े पहन घूमता रहता था। तभी ये जो जिन्हें मैं भगवान की तरह पूजता हूँ उनकी नजर मुझनाथ पर पड़ी। पहले ही इनके एक बेटी थी, पर मेरे मासूम चेहरे पर इन्हें दया आ गई। इन्होंने मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा। मैंने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं रो पड़ा, बोला कि माँ मुझे अपने आंचल में ढक दूध पिला रही थी तभी सामने से आते ट्रक ने माँ पापा को मार दिया। मैं घंटों रोता रहा, कोई मुझे उठा ले गया, मंदिर छोड़ आया। ये बात सुन मेरी यशोदा मैया ने मुझे सीने से चिपका लिया। दोनों लोग मुझे अपने घर ले आए।
मेरी यशोदा माँ मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। मेरे पापा वो तो अनहोने हैं। जिस चीज पर हाथ रखा मैंने छोटे समीर से पहले, वो मेरे लिए आई। बस यही बताना था आपको शुभरा जी। अब फैसला आपका है कि आप मुझ अनाथ से शादी करेगी या नहीं। तभी शुभरा की नजर, जिसने अभी तक उमेश को ठीक से नहीं देखा था, उसके चेहरे पर गई। डॉट डॉट लंबे पतले शरीर का उमेश, गोरा रंग, आंखें बहुत ही निर्छल जिसमें छल, कपट, मैल कुछ भी नहीं था। डॉट डॉट एक आर्मी मैन, जिसने हल्के आसमानी रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। शुभरा को उमेश बहुत ही मासूम सा, प्यारा सा, जिसके दिल में प्यार ही प्यार हो, ऐसा लड़का लगा। उमेश की ऐसी भावुक बातें सुन शुभरा का मन तो हुआ कि उसे गले से लगा ले, पर जज्बातों पर काबू रखना पड़ता है। शुभरा बोली, आपको मैं पसंद हूँ या नहीं? आप गोरे रंग के, मैं सांवली, आप एक सरकारी नौकरी में, मैं तो कुछ नहीं अभी। पहले आप बताइए शुभरा जी, ये बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अंदर से बहुत उलझन में हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार कोई लड़की पसंद आई है जिसे देख मैंने कुछ ही देर में कई ख्वाब बुन लिए, पर अगले ही पल अपनी सच्चाई याद कर सिहर उठा हूँ। आप बताइए। शुभरा कुछ कहती उससे पहले ही हमारी बन्नू बुआ दहाड़े मारते हुए नीचे जाने लगी। अरे बाऊ जी छोरा तो। शुभरा और उमेश भी घबराते हुए जल्दी जल्दी नीचे जाने लगे कि आखिर बन्नू बुआ को हुआ क्या। बुआ बन्नू हौनफती हुई नीचे आती हैं। क्या हुआ? बांदर आ गए का छत पे? मैंने पहले ही कहा लाठी लेकर जा छत पर। दादा नारायण जी गुस्साते हुए बोले। अरे नाय बाऊ जी, फिर ऐसी का बात है गई। मेरा बीपी बढ़ जावे बतारी बन्नो। बाऊ जी, ऐसी खबर लाई हूँ जिसको सुन तुम सबके कान सुनना हो जावे। पतो है, छोरा तो बिन माँ बाप के हैं। जे जो बैठे हैं जे असली मैया बाप ना है। ये सुन शुभरा के सारे घर वाले एक आवाज में कहते हैं। क्या? रमेश जी, नरेश जी, सभी लड़के वाले भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ऐसी भी क्या बात हुई कि सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। समीर का मन तो हुआ कि कह दे आपके घर में भी ऐसा क्या है जो ऐसी ऐठ दिखाने लगे हैं सब। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर मुक्का बनाकर ऐसे बैठा कि उसका बस चलता तो बन्नू बुआ के मुंह पर ही। खैर ये सब तो मन की बातें हैं, ऐसा करता कौन है? तभी नारायण जी उठे और बोले, जे तो सरासर गलत बात है आप लोगों की। पहले क्यों ना बताई कि जे आपका जना बच्चा ना है। इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात हमें तो लगी नहीं नारायण जी, क्योंकि मेरे नरेश और वीना ने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया, ना तो उमेश को, ना ही समाज में किसी को, कि ये इनकी खुद की संतान नहीं है। भाई साहब, रमेश जी बड़ी गंभीरता से बोले। जी, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। हमारा उमेश तो हमारी जान है। हमें कभी लगा ही नहीं कि ये हमारा बेटा नहीं, ये भी हमें अपने सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है। नरेश जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले। जी, मैंने और ना ही हमारे घर में किसी ने कभी उमेश और समीर में कभी भेदभाव किया। बड़े होने के नाते हर फैसले में इसकी रजामंदी लेते हैं। वीना जी बोली। तभी बीच में समीर पर भी ना रहा गया, उसने भी अपनी बात रखी। जानते हैं, कोई चीज घर में आती है सबसे पहले भाई को दी जाती है। मेरी कही किसी चीज की मना भले ही कर दे पापा, पर भाई के मुंह से निकलने से पहले वो चीज हाजिर हो जाती है। भाई मुझे तो इतना प्यार करता है, कितनी ही बार मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है भाई ने। बोलते हुए समीर थोड़ा इमोशनल हो गया। वो लड़की जो समीर को देख देख शर्मा रही थी, वो समीर को उदास देख रोने लगी। अपनी नाक और आंसू अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। उसके बगल में खड़ी उसकी माँ ने अपनी लाली को घूर कर देखा कि इसे क्या हुआ जो टैसुएं बहाए जा रही हैं। तभी उमेश भी बोला, जी, मैंने शुभरा को भी बता दिया है। मैंने अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खो दिया। मेरे माँ बाप से भी बढ़कर हैं ये मेरे लिए। यही मेरे सब कुछ हैं। बाकी आपकी बेटी हैं, उसके लिए जो सही या गलत होगा वो आप अच्छे से समझते हैं। बस इतना कहूंगा, आपकी बेटी को इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही मिले, जिसने एक अनाथ को इतना प्यार दिया कि जिसे कभी नहीं चुका सकता मैं। तभी ताऊ रमेश जी बोले। उमेश ने बिल्कुल ठीक कहा। आप लोग जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकते हैं। जहाँ शिष्टा होती हैं ब्याह वहीं होता है। हम और आप चाहने वाले कोई नहीं होते। वैसे भी हमारे उमेश के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कल भी एक काफी अच्छा रिश्ता आया था, शहर के जाने माने व्यापारी हैं वो। लड़की भी पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी में है। यहाँ देखने के बाद कल उन्हीं के यहाँ जाने वाले हैं। जैसा सभी लड़के वाले अपना रुतबा दिखाते हुए बोलते हैं।
तो रमेश जी कहने में कौन सा चूकते। पर्दे के पीछे खड़ी शुभ्रा रमेश जी के मुंह से उमेश के लिए दूसरी सरकारी नौकरी की लड़की की बात सुन बेचैन हो गई। वहीं पर्दे को खींचने लगी, जैसे अभी से उमेश को अपना मान चुकी हो। उसके मन में जलन आ गई। शायद उमेश की नजर भी शुभ्रा पर चली गई थी। दोनों की नजरें मिलते ही शुभ्रा ने अपनी आंखें झुका ली। शुभ्रा के पिता भुवेश जी को इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी, पर पिताजी के आगे घर में किसी का क्या बस जो कुछ बोल सके। नारायण जी बोले, वो सब तो ठीक है, पर हम जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेवे। हमें 15 मिनट दीजिए, तब तक बबलू इन्हें अपने पेड़ों की जमुनी जामुन खिला कारो नमक डाल के। तब तक हम फैसला लेकर आए। जो होगा अभी बस कुछ वक्त में हो जावे हैं। नहीं तो राम राम सबको। ये राम राम सुन बाकी कोई नहीं, पर समीर थोड़ा बुझ गया कि भाई को शुभ्रा पसंद है। अगर मना किया इन लोगों ने तो बोलेंगे तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। भाई को दुखी तो समीर देख ही नहीं सकता। बेचारा उमेश भी बहुत दुखी है कि पता नहीं ये बन्नो बुआ शुभ्रा को उसका होने देंगी कि नहीं। बन्नो बुआ कहती हैं सब पीछे आंगन में चलो, वही फैसला होवे हैं। ठीक है बन्नो। ए रे बबलू मुझे पकड़। नारायण जी लाठी लिए हुए बबलू का सहारा ले आंगन में इकट्ठा होते हैं। तभी नारायण जी चारपाई पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखो। तुम लोगों की क्या राय है इस पर। तभी हमारी बड़बोली बुआ फिर बोली, 100 बात की एक बात बाऊजी, चाहे छोरे वाले कछू कहे पर सौतेला बेटा सौतेला ही होवे हैं। ब्याह तक तो कोई बदलाव ना आवे घर में, पर ब्याह होते ही दो आंख देखने लगे हैं छोरे वाले इस छोरे को। मोए तो सही ना लागे ये रिश्ता। तभी बुआ की बात में अपनी बात रखते हुए शुभ्रा के ताऊजी बोले, वैसे बन्नो सही कह रही हैं। हम क्या जाने कि जे बड़े छोरे को जमीन जायदाद में कछू देंगे भी या नाए। भाई साहब सही बोले, छोटा छोरा का नाम है उसका समीर। वो तो बड़ा छिछोरा और बातूनी लागे हैं। लगता नहीं कि उसका दीदा पढ़ाई में लगता होगा। उसकी नौकरी भी नहीं है अभी कोई। बड़ा छोरा फौजी हैं। छोरे वालों का मन पसीज जावे कहीं जे देखकर, और सब कुछ छोटे छोरे के नाम कर देवे तो। छोटी बुआ शन्नो बोली, बात तो सही है। फिर बेचारी लाली का ना तो खुद का घर होगा ना ही जमीन जायदाद। घर से निकाल दिया कहीं ये कह के कि तुझे पाल पोष दिया, ब्याह भी कर दिया, अब अपना खुद देख। तब ना तो छोरा छोरी घर के रह जावे ना घाट के। घर की बड़ी बहू घूंघट से बोली। इतना सुन नारायण जी बोले, बोले तो सही तुम लोग। अब तू बता बबिता शुभ्रा की माँ, तेरा क्या कहना है इस पर। तेरी लाली के जीवन की बात है जे, अपनी भी बात रख। थोड़ा सकुचाते हुए घूंघट की ओट से बबिता जी बोली, पिताजी वैसे तो आप सब बड़े हो घर के, जो फैसला लेंगे आप लोग वो सही ही होगा। पर एक बात कहना चाहूँ कि जीवन छोरी का छोरे से ही कटे हैं। छोरा नौकरी वाला है, हमारी लाली भी पढ़ी लिखी हैं, कुछ ना कुछ आमदनी वो भी कर लेवेगी। अगर छोरे वाले कछू ना भी देवे तो भी कोई दिक्कत ना आवे। छोरा मुझे बहुत ही समझदार अच्छे व्यवहार का लागे हैं। माँ के मुंह से यह बात सुन शुभ्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे पिता भुवेश जी भी देख रहे थे और सहमत थे। नारायण जी बोले, बबिता ने भी खरी बात कही। तभी बात काटते हुए फिर बन्नो बुआ बोली, डॉट डॉट भाभी अच्छी लागे चाहे बुरी, पर मैं तो कहूंगी आखिर मैं भी बुआ ठहरी लाली की। ऐसी का कमी है लाली में जो बिन माँ बाप के छोरे से ब्याह करना पड़े हैं। जे नहीं तो और कोई मिलेगो। मैं तो पहले भी कह रही मेरी चचिया सास का छोरा पटवारी हैं। उनकी कोई मांग भी ना है, बस छोरी को 2 जोड़ी कपड़े में ले जावेंगे, वहीं कर दो बाऊजी। राज करेगी छोरी, दूध दही मट्ठा की कोई कमी ना रहेगी। 5 भैंस 2 गाय हैं उनके, और जमीन तो इतनी की नाप भी ना पावे कोई। बुआ जी की यह बात सुन शुभ्रा आग बबूला हो चुकी थी। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी पिता भुवेश जी ने उसको इशारा करके चुप रहने को कहा। भुवेश जी अपनी लाठी संभालते हुए बोले, बन्नो तू उस पटवारी छोरे की बात करे हैं जो मेरी शुभ्रा से 10 साल बड़ा है। डॉट डॉट मोटा तो हाथी के बराबर हैं, और तो और बिल्कुल गांव में रहवे हैं वो। डॉट छोरी पढ़ी लिखी है, इनके घर शहर में रहवेगी, चूल्हा चौका ना करना पड़ेगा छोरी को खुले में। डॉट डॉट गांव में खूब बड़ो मकान है इनका, शहर का घर तो ऐसा है। बाऊ जी की विक्की शुभ्रा का भाई बता रहा, उसे पैर रखने में भी संकोच लग रहा उनके घर में। वो जमीन का कहवे हैं मकरानो पत्थर की बनी है, उसमें तो अपना चेहरा देख लेवे इंसान, हर चीज देखने लायक है।
मेरी शुभरा अगर ऐसे घर पहुंच जावे तो मेरा जीवन सफल हो जावे। भूवेश जी भावुक हो गए। हर माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटी जिस भी घर जाए राज करें। तभी घर की इतनी बड़ाई सुन शुभरा की ताई मन ही मन सोची फिर तो सही पसंद किया मेरी लाली ने छोटे छोरे समीर को। वो तो सगा बेटा है उनका, उसका ही होगा सब आगे जाके। बस शुभरा लाली का ब्याह वहां हो जावे। सभी की बात सुन नारायण जी बोले, अब बस शुभरा रह गई हैं। तू बता मेरी लाली, तूने तो छोरे से बात करी है, तेरा क्या फैसला है? आखिर जीवन तो तुझे बिताना है उसके साथ। शुभरा बोली, बाबा मैं आपकी लाडली रही हूँ और पापा की भी। छोरे को देख बस एक ही बात मन में आई, आप लोगों से कम ख्याल नहीं रखेगा मेरा। और कौन सा ये घर मकान मुझे अपने साथ ऊपर लेकर जाना है। बस खुशी खुशी जीवन बीते। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो ही जाऊंगी फिर तो ऐसे 10 घर बनवा लूंगी। वाह, 100 टके की बात कही तूने लाली। जे होती है पढ़ी लिखी सोच। नारायण जी खुश होते हुए बोले। तभी फिर आई बन्नो बुआ बीच में। जे सब फिल्मन में ही अच्छा लागे बाऊजी। रिश्तेदारी में कितनी नाक कट जावेगी जब सब जानेंगे कि एक बिन माँ बाप के अनाथ लड़के से शादी कर दी छोरी की, जिसकी जात पात माँ बाप का कछु नहीं पता। सब सोचेंगे कि क्या छोरी से कुछ ऊंच नीच हो गई जो ऐसे घर में जल्दी जल्दी ब्याह दिया। शुभरा अपने दांतों को पीसती रही पर भुवेश जी और माँ के आंख दिखाने पर कुछ कह ना पाई। उसका बस चलता तो कह देती कि आपका छोरा तो किसी विधवा औरत को भगा लाया है, उसका क्यों नहीं कहती आप। तभी नारायण जी बोले, जे बात तो मैंने सोची ही नाए, मैंने फैसला ले लिया है। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलो सब बैठक में, फैसला सुनाता हूँ। सभी लड़की वाले बैठक में आ जाते हैं। घर की बहुएं घूंघट की ओट में खड़ी हुई हैं। बुआ बन्नो मन ही मन सोचती हैं, बाऊजी मेरी बात से सहमत दिखे हैं, अब तो जे ब्याह होगा नाए। बुआ अंदर ही अंदर गुब्बारा सी फूल रही हैं। उमेश और शुभरा की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। डॉट डॉट डॉट। समीर के चेहरे पर भी अपने भाई को देख चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। बाकी नरेश जी, भाई साहब रमेश जी और वीना जी को कोई खास चिंता नहीं है क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि यहाँ नहीं तो कहीं और इससे अच्छे घर में हो ही जाएगा उमेश का रिश्ता। तभी नारायण जी अपने सिंहासन पलंग पर विराजमान होते हैं। नारायण जी पालथी मारकर बैठे हुए हैं। अपने दोनों हाथों को मोड़कर वो कहते हैं, मैं घर का मुखिया नारायण मिश्रा घरवालों की बातों और तर्क वितर्क सुनने के बाद एक फैसला लेकर आया हूँ। समीर सोचा, बुढ़ू खड़ूस हैं, कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा। उमेश के ताऊ रमेश जी बोलते हैं, हाँ तो कहिए नारायण जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो नरेश जी, आप मेरी दहेज वाई बात पर कुछ गाड़ी का बोल रहे थे, तो पहले आप अपनी दहेज की बात पूरी करो, तब मैं अपनों फैसलों सुनाऊं। नारायण जी की यह बात सुन उमेश और समीर सोचे, दहेज आ गया बीच में, अब तो हो गया बंटाधार, शादी चाहकर भी ना हो पाएगी। बेचारा उमेश अपने दोनों हाथों को मोड़कर सर नीचे करके बैठा रहा क्योंकि दरवाजे के पीछे खड़ी शुभरा से वो नजर नहीं मिला पा रहा था। तभी नरेश जी लड़के वाले होने का रुतबा दिखाते हुए बोले, देखिए नारायण जी, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं। मेरे घर में एक छोटी गाड़ी है, पर बहू के आने के बाद आवाजाही बढ़ेगी, सदस्य बढ़ेंगे तो इस छोटी गाड़ी से काम चलना मुश्किल होगा, इसलिए हम शादी पर एक बड़ी गाड़ी लेंगे। ये तो मुश्किल है भाई साहब, 3 बेटियों का बाप हूँ, इतना नहीं है मेरे पास देने को। भूवेश जी बोले। बन्नो बुआ शुभरा की माँ बबीता को टोहनी मारकर बोली, देख लो, बड़ी गाड़ी मांगे हैं छोरे वाले मुंह खोल के, आज तक तो किसी के ब्याह में गाड़ी ना दी गई, अब ये बिन माँ बाप के छोरे को देनी पड़े हैं। बबीता जी भी नरेश जी की गाड़ी की बात सुन थोड़ा दुखी हुई। उधर शुभरा भी उमेश को घूर कर देख रही, जैसा कहना चाह रही हो समझा नहीं सकते अपने पापा को। बेचारे मेरे अपाहिज पापा पर गाड़ी लाया, कितना पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा तो दिमाग से सोचो।